हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। तो आपके एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे जो पहला कंसेप्ट है, अगर हम बात करें उसकी, तो वह है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा फार्मूला आपको याद नहीं करना। डेरिवेटिव एज रेट मेजर के अंदर मतलब आपको ये देखना है कि जब आप किसी एक क्वांटिटी में कुछ चेंज करते हो, तो उसकी वजह से जो जिस क्वांटिटी में आपने चेंज किया है उसके वॉल्यूम में, उसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है, बस यही आपको यहाँ पर निकालना है। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको आपको पता है कि डेरिवेटिव से आप डिनोट कर दें। जैसे अगर एरिया में चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको लिखेंगे dA/dt, यानी रेट इन चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और किसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बॉय इज ब्लोइंग एयर इनटू ए स्फेरिकल बलून एंड थस द रेडियस आर ऑफ द बलून इज चेंजिंग, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो बलून के अंदर एयर फिल कर रहा है, और एयर फिल करने से क्या हो रहा है, जो उसकी रेडियस है, अब जैसे ये तो नेचुरल है कि भाई आप बैलून को अगर फुलाओगे तो उसका रेडियस तो उसका बढ़ना ही है, तो रेडियस ऑफ बैलून इज चेंजिंग, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो उस बलून का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर, यानी जैसे जैसे हम आर में चेंज कर रहे हैं तो बलून के एरिया में क्या चेंज हो रहा है। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 2। अगर आर की वैल्यू 2 होगी तो उस सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ से बस आपको फार्मूला, सारे जो मेंसुरेशन के फार्मूलाज होते हैं ना इस चैप्टर में, वो उनकी जरूरत पड़ेगी। अब सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर, ये सब फार्मूले आप लोग इस चैप्टर करने से पहले ना रिवाइज करके रखें, ताकि उसकी जरूरत इसमें पड़े, तो ऐसा ना हो कि आपको फार्मूला पीछे से फिर देखने पड़े। तो यहाँ पर जो बलून की जो शेप है, बलून की शेप है वो बनेगी स्फीयर, और स्फीयर का जो एरिया होता है, जब ये एरिया की बात करेगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, और स्फीयर का तो टोटल और कर्व दोनों ही बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यानी dA/dr आपको फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 8πr, तो ये आपके पास इसका रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। और साथ में इसकी यूनिट भी आपको मेंशन करनी है। एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। अब यहाँ पर कुछ मीटर सेंटीमीटर यहाँ पर अभी नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट एरिया है, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज कर रहे हो उसकी यूनिट लिखनी है रेडियस, तो रेडियस आ जाएगा खाली यूनिट। अब यहां पर कह रहा है इफ आर इक्वल्स टू 2, इफ आर इक्वल्स टू 2 देन 2 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये कितना आ जाएगा 8π इंटू में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 16π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको काटना मत, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने देना। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा। बात करें अब नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी टेंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट को करने के लिए आपको ये सारे फार्मूलाज एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपने 11th में पढ़े थे, कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो अभी आप नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कर्व होता है आपका, कोई भी कर्व होता है, उस कर्व में, जैसे ये कर्व है और एक लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास करती हुई जाती है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जब स्लोप निकालना होता है, तो वैसे तो हम स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका यूज़ करते थे 11th में, स्लोप निकालने का फार्मूला हमारे पास होता था, या तो हम एंगल का यूज़ करते थे tan थीटा, पर ये टिग्नोमेट्री है तो ये हमारे काम का ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते थे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक और तरीका होता था स्लोप निकालने का, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो लाइन की इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है तो स्लोप का फार्मूला होता था -a/b। तो ये तो स्ट्रेट लाइन से हम, या पॉइंट जब दे रखा होता था तो उससे स्लोप निकालते थे, लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव का यूज करना हो तो स्लोप का फार्मूला होता है dy/dx, यानी जो कर्व आपको दे रखा है ना, ये कर्व, इसका डेरिवेटिव करना है। इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करके जो आएगा आपके पास वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, साइन चेंज कर देना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो -dx/dy।
अगर हम कहते हैं कि भाई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि उसमें टेंजेंट बनेगा नहीं, स्लोप बनेगा ही नहीं। स्लोप नहीं बनेगा, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, भाई डी एक्स बाई डी वाई इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। अगर आपको इक्वेशन बनानी है, चाहे आप टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ, चाहे आप नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ, कहीं कहीं आपको लाइन की इक्वेशन की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसमें फार्मूला रहता है हमारा y माइनस वाई वन स्लोप इंटू में x माइनस एक्स वन। सभी में ये फार्मूला यही रहता है। बस फर्क क्या आएगा, जब आप टेंजेंट का वो बनाओगे लाइन तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे, जब आप नॉर्मल की लाइन वो बना रहे हो इक्वेशन तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, बस ये रहेगा, बाकी फार्मूला आपका सेम रहता है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है, और अगर लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर कोई दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसमें आपको देखोगे इन दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल आएगा, तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, जैसे कोई दो कर्व है, अगर उन दोनों कर्व को हमें चेक करना है कि वो कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, अगर दोनों कर्व का जो टेंजेंट होता है अगर वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हम उस कर्व को बोलते हैं कि ये कर्व ऑर्थोगोनल है। अब 90 डिग्री के लिए क्या होता है, m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1। तो अगर आप m1 इंटू एम टू करते हो वो -1 आ जाता है, तो हम कहेंगे जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, अगर दो कर्व आपको दे रखे तो उनका एंगल निकालने का फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस एम टू वन प्लस m1 इंटू में m2। फार्मूला आपको याद रख लेना है, एमसीक्यू वगैरह में फार्मूला पूछ सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो नहीं दिए होंगे, लेकिन एमसीक्यूज में फार्मूला तो पूछा जा सकता है, तो फार्मूला एटलीस्ट आपको पता हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ डेरिवेटिव का यूज़ करना है, ग्राफ वगैरह तो बनाने नहीं है, तो हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है। अगर आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू आप निकालते हो और अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए तो फंक्शन बोलेंगे हम इंक्रीजिंग है। ऐसे अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हो लेस देन 0 आए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आए तो फंक्शन बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ऐसा आता है कि एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेस देन भी 0 भी आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल है, दो वैल्यू हमने उठाई, तो उन दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, एक पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक पर लेस देन 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो दोनों काम हो रहे हैं तो हम बोलेंगे भैया ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन, हम मोनोटोनिक फंक्शन उसी को बोलते हैं, फंक्शन या तो आपका डिक्रीज कर रहा हो या इंक्रीज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है। उसके बाद जो कंसेप्ट है हमारे पास ये आता है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बन सकता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मतलब कर्व है, ये हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व बना दिया हमने एक, ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। जैसे जैसे आप ये देखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है फिर नीचे आ रहा है, इधर 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 और इधर, ठीक है, इधर, और मैं एक और ले लेता हूँ इधर। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फंक्शन फिर नीचे आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद फिर वो ऊपर जा रहा है, जैसे ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू ले रहा है फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन वैल्यूज को बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आती है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब यहाँ पर इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जैसे ये वाली, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आ रही है, ये आएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक ही निकलेगी,
ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा एक ही निकलेगी, लेकिन लोकल वैल्यू जो है एक से ज़्यादा हो सकती है। अभी वैल्यू आपको निकालनी कैसे है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव को जीरो पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, सेम वही क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना जहाँ पर ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, ये सभी पॉइंट जो है इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इनको निकालने के लिए डेरिवेटिव को जीरो किया जाता है। अब जो आपने वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करके निकाला, उस वैल्यूज पर आपको एफ एक्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये स्टेप तो रिपीट हो गया। ठीक, तो आपने जो एफ डेक्स जीरो पुट करके वैल्यू निकाली है ना, उस वैल्यू को आपको एफ एक्स में रखना है और एफ एक्स में रखने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। अब वहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएंगी उनमें से एफ ए और एफ बी, मतलब अगर दो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं ए और बी, तो उन दोनों पर वैल्यू निकालनी है। दो से ज़्यादा पॉइंट है तो उस पर वैल्यू निकालनी है। उनमें से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो प्रोसेस बहुत आसान है। उसके बाद फिर हम जो लोकल वैल्यूज़ हैं वो वाले क्वेश्चन करते हैं कि लोकल वैल्यूज़ आपको कैसे निकालनी है। तो इसमें हम दो तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप प्रेफर करना हमेशा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना करके आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, क्योंकि वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपको डिटेल में ज़्यादा और समझना है ना, तो इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो है उनको आप देखना ध्यान से, और डिटेल में ज़्यादा मैंने उसमें बताया हुआ है। यहाँ पर आप इतना समझो कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चेक करते हो तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है, एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें हम कुछ माइनस करेंगे, कुछ हम प्लस करेंगे। अब माइनस करने पर अगर हम माइनस करते हैं और उस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, या अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, वैल्यू हमने कम करी, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई। वैल्यू हमने बढ़ाई, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी है जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और ऐसा करने पर वैल्यू अब आपकी ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी। लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी मतलब सी में आपने वैल्यू थोड़ी सी कम करी। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग इन द राइट नेबरहुड ऑफ सी, और आपने वैल्यू को थोड़ा सा अगर बढ़ाया तो वैल्यू आपकी बढ़ रही है। एफ डैश एक्स चेंज इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक्स एक्स इंक्रीजेस, यानी जैसे आपने एक्स बढ़ाया तो उसका जो साइन है उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आल्सो एफ सी इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये सारी कहानी का जो मतलब है वो यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम मैक्सिमा चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, जैसे मान लो 1 आया, तो 1 में से आपने वैल्यू थोड़ी सी कम करी 0.9, तो वैल्यू आपने कम करी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जब आप उससे निकालोगे तो वो आएगी ग्रेटर देन जीरो। वैल्यू कम करी, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे 1.1 समथिंग लेकर, तो आपका एफ डैश एक्स आएगा लेस देन जीरो। जब ये रिवर्स प्रोसेस होता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अगर अगर साइन चेंज ही ना हो, कि आपने वैल्यू बढ़ाई तो भी वो लेस देन जीरो है, और आपने वैल्यू जब घटाई तो भी लेस देन जीरो है, तो उस केस में होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब साइन चेंज ना हो। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है, इसलिए बेटर होगी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करो, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़े और वो थोड़ा सा क्रिटिकल आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आए, तो वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल आते नहीं है। फिर भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर समझना है अच्छे से, तो इसका जो प्रॉपर वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इसको हम क्वेश्चन से ही करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा आपको। 4x³ 24x² प्लस 44x माइनस 24। अब देखो 4 सभी में से कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। x³ 6 11 और माइनस 4 6 24। तो ये हमने पीछे जो किया था ना, ये वही क्वेश्चन बन गया। फैक्टर इसके वैसे ही बनेंगे, आप हिडन ट्रायल मेथड लगाओगे तो पीछे हमने किया था सेम था मेरे ख्याल।
तो वहाँ पर बस 2 कॉमन निकल रहा था, यहाँ 4 निकल रहा है, तो इसके फैक्टर एक तो x-1 आएगा, एक x-2 आएगा, एक x-3 आएगा। वही मेथड हम लगा देंगे। अब यहाँ से पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको एक तो 1 मिलेगी, एक 2 मिलेगी और एक 3 मिलेगी, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इंटरवल नहीं बनाना। अब ये जो वैल्यूज आए हैं इन वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में डालकर चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव डालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर इसका करो आप सेकंड डेरिवेटिव, इसका मत करना, इसमें तो आपको रूल लगाना पड़ जाएगा, इसका करना। तो 4x³ की जगह आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब इसमें आप पहले x की जगह 1 डालो, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 11। तो 11 और 3 14, 14 माइनस 12 करेंगे 2, 2 4 जा 8, तो 8 आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद ग्रेटर देन 0 आए तो वो पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का, उल्टा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इससे फिर आप लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस 1 को fx में डालना है, fx ही इसमें डालना है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, -8 प्लस 22 माइनस 24 प्लस 1। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 8 -7 हो गया, इधर से -2 हो गया, तो -7 -2 -9 प्लस 1 यानी -8 आ गई इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव में 2 डालते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 4, इसमें 2 डालेंगे तो यहाँ तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 11। तो इधर आ गया 12 और 11 23 माइनस 24 -1 यानी आ जाएगा -4। तो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो 2 आई है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब ये निकालने के लिए जो वैल्यू आपने पुट करी थी 2 पुट करना है कहाँ पर आपको, fx में। तो ये 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 22 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू में 2 प्लस 1। इसकी जो वैल्यू आएगी वो -7 आएगी। ठीक है, ये आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब तीसरा पॉइंट रह गया 3, उसको भी चेक करेंगे, तो उसको आप सेकंड डेरिवेटिव में डालो। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 4 और यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 4 यहाँ पर आया 27 माइनस 12 3 ज़ा 36 प्लस 11। तो ये कितना बनेगा देखो, 27 और 11 38 हो गया, 38 माइनस 36 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो जो आपका fx है इसमें पुट कर देंगे 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 22 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -8 आ रही है। ज़रूरी नहीं कि ये -8 यहाँ पर निकली है तो यहाँ भी -8 ही निकले, डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। देखिए कॉस्ट फंक्शन हमेशा 2 कॉस्ट से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो आपको फिक्स कॉस्ट लगानी है। ठीक है, जैसे आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है सैलरी पे, तो सैलरी आपको देनी है, आप कुछ काम करो या ना करो। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है, आप काम ज़्यादा करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, काम कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी टोटल कॉस्ट फंक्शन बनता है और टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप सी से या सी एक्स से डिनोट कर सकते हैं।
अगर हमें इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर देंगे एक्स से, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट से। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसको अगर आप एक्स से डिवाइड करोगे तो उससे मिलेगी आपको एवरेज कॉस्ट। डिमांड फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दो तरीके होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन जब आपको निकालना है तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कितना रेवेन्यू निकाला, जनरेट किया मार्केट से, तो आप जितना सेल करोगे और जितना प्राइस होगा उसका, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x को अगर आप p से मल्टीप्लाई कर देते हो, x का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, p का मतलब है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगी तो उससे बनेगा आपके पास रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो सिंपली वही रेवेन्यू को आप r से डिवाइड कर दो और x से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर आप x से डिवाइड करोगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p। तो इसका मतलब ये हो गया जो एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस पर यूनिट है वो हमेशा एक जैसा रहता है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन के लिए आपको जितना आपने रेवेन्यू मार्केट से जनरेट किया उसमें से कॉस्ट को माइनस करो, वो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर आप उस सिचुएशन पर आ जाओ कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना पैसा आपने लगाया था बिजनेस में उतना पैसा आपका रिकवर हो जाए, तो वो सिचुएशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट। या आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर प्रॉफिट निल है, प्रॉफिट जीरो है, जो आपने बस कमाया था, जो आपने लगाया था बस वो आपने कमा लिया है, अभी प्रॉफिट में नहीं पहुंचे हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हम इसकी मार्जिनल वैल्यूज निकालेंगे। जब भी आपको मार्जिनल वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल वैल्यू का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट। अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, अब रेवेन्यू निकाल रहे हो तो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो जब भी आप मार्जिनल वैल्यू निकालेंगे तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव कर देना है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं एक तरीके से हम। तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट का आपको डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो आपको एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देना है, यानी जो भी मार्जिनल के आगे वर्ड लग रहा है ना उसका डेरिवेटिव कर देना है। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में, तो वो रिलेशनशिप ये होता है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपसे लास्ट जो एग्जाम हुआ था ना, फार्मूला ही पूछा गया था एमसीक्यू में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू भी अगर आप रेवेन्यू को डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा।